अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम कदस भट्ट। आज 28 अप्रैल 2022 और सुबह का वक्त है। अभी तक की मैंने क्रिप्टो मार्केट की जितनी इंफॉर्मेशन, न्यूज़, सारा डाटा मैंने कलेक्ट किया, इस वीडियो में वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वीडियो में आगे जाके मैंने आप लोगों को, अगर आपके पास इथीरियम है, आपने लॉन्ग टर्म सेव किए हुए हैं, तो उन सेव्ड इथीरियम में जो आपने सेविंग के लिए रखे हुए हैं, उसको यूज करते हुए कैसे आप मजीद अपने इथीरियम में इजाफा कर सकते हैं। उसके मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं कि आप इथीरियम से मजीद इथीरियम की अर्निंग कैसे कर सकते हैं। वो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूंगा। लेकिन मैं कल देख रहा था, जब मैं बुलेटिन बना रहा था, कल से लेके अभी तक जो इथीरियम का ये जो टोकन है, ENS, इथीरियम नेमिंग सर्विस, उसकी प्राइस तकरीबन 30% प्राइस पिछले 24 घंटों में 30% उसकी प्राइस पंप की है। $22.56 तक 56 सेंट की प्राइस को टच करके अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन $18.66 पे ट्रेड हो रही है। मैं सोच रहा था इसकी क्या वजह है। इसकी वजह ढूंढने के लिए अल्ट्रासाउंड मनी पे अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि इथीरियम नेमिंग सर्विस का ये जो टोकन है चौथे नंबर पे आ रहा है, जहां पे इथीरियम के ऊपर सबसे ज्यादा एक्टिविटी है। यानी पिछले 24 घंटों में 225 इथीरियम ये सिर्फ ट्रांजैक्शन फीसों की मद में पे कर चुके हैं। और कल जब मैं वीडियो बना रहा था, कल मेरा ख्याल है इथीरियम की गैस फीस कोई 20 से लेके 30 की रेंज में थी। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 60, एकदम फिर ड्रॉप हो गया 37। तो ये गैस फीस जो है इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर एक्टिविटी को एक्चुअली रिफ्लेक्ट करती है। तो कल से ENS के ऊपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। जाहिर बात है, किसी भी ब्लॉकचेन, किसी भी प्रोटोकॉल में यूजर एक्टिविटी बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी ओबियसली पंप करती है। तो ये एक वजह है। लेकिन BTC के बारे में, BTC इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो BTC की प्राइस 39,330 पे ट्रेड हो रही है। लेकिन कल ये 37,700 तक इसकी प्राइस ड्रॉप हुई, लेकिन बाद में दोबारा पंप होगी। अब ये दोबारा आइंदा पंप हो सकती है या नहीं, ये मैं आपको थोड़ी सी कुछ डिटेल शेयर करता हूँ। आपने खुद उस हिसाब से अंडरस्टैंड करना है, खुद ही आपने गैस करना है। कल जुमा है और कल BTC के हवाले से जो ऑप्शंस ट्रेड हैं, तकरीबन 1.16 बिलियन डॉलर की ट्रेड्स हैं जो कल एक्सपायर होनी है। और कल तक जो बेरिश है, मतलब ऐसे ट्रेडर्स जो मार्केट को सेल ऑर्डर लगा के, जिसको आप ऑप्शंस की अगर लैंग्वेज में बोलें तो पुट ऑर्डर उन्होंने लगाए हैं, या बेरिश आप कह लें, उनकी ख्वाहिश ये है कि कल जब तक उनकी ट्रेड्स एक्सपायर नहीं होती, BTC की प्राइस 39,000 से नीचे नीचे ही ट्रेड हो। क्योंकि अगर BTC की प्राइस कल जब तक ये ऑप्शंस एक्सपायर नहीं होती हैं, $37,000 से लेके $39,000 की रेंज में अगर ट्रेड होती हैं, तो बेरिश ट्रेडर्स को $350 मिलियन का प्रॉफिट होना है। इसी तरह अगर 39,000 से अभी 39,300 समथिंग पे ट्रेड हो रही है, अगर 39,000 और 40,000 की रेंज में ट्रेड होती है तो फिर भी जो बेरिश ट्रेडर है उनको 660 मिलियन का प्रॉफिट होना है। इसी तरह 40,000 से 41,000 पे भी उनको प्रॉफिट है 90 मिलियन का। और अगर 41,000 से 42,000 तो फिर भी उनको प्रॉफिट है। तो दूसरे लफ्जों में, कल तक बेरिश जो ट्रेडर है उनकी भरपूर कोशिश है कि बिटकॉइन की प्राइस को 39,000 से नीचे या कम अज कम 42,000 से नीचे रखें तो वो प्रॉफिट में जाएंगे। तो इट ऑल डिपेंड कि क्या ये जो बायर और सेलर की आपस में चपकलिश है, इसमें से विन कौन करता है। अभी तक तो जो बेरिश ट्रेडर है वो विनिंग सिचुएशन में है। एक तो बैड न्यूज़ है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मैंने आपको कल बताया कि कल ऑस्ट्रेलिया में बिटकॉइन की स्पॉट ETF अप्रूव होनी है। कल पहले ये न्यूज़ आई है कि चंद घंटों में जनाब वो ETF अपनी लॉन्चिंग करने जा रही है। फिर चंद घंटों के अंदर अंदर ही एकदम नई डेवलपमेंट हुई, तो पता चला जी कि वो स्पॉट ETF डिले हो गई है। अभी न्यूज़ जो आई है ये सामने आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टो ETF लॉन्च डिलेड। क्यों डिले हुआ है? प्रेशर है फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड ब्रोकर। किसी अनआइडेंटिफाइड ब्रोकर की तरफ से प्रेशर है, जिस वजह से इसको डिले कर दिया गया है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ये क्या दोबारा करेंगे नहीं करेंगे। इस हवाले से यही न्यूज़ आई है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर ये आपको मजीद अपडेट देंगे। अगर देंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा मानना यह है कि शायद ये भी एक फैक्टर हो जो कि बेरिश ट्रेडर को सपोर्ट करने वाला हो, जिसे मार्केट में, आपको पता है जब कभी मार्केट में फियर होता है, डाउट होता है, पैनिक होता है, तो उस वक्त जो ट्रेडर है मार्केट से अपना पैसा निकालने की, और आपको ग्लोबल भी सारी सिचुएशन का पता है, जिस तरह अमेरिका जो है अपने इंटरेस्ट रेट इस पूरे साल में बढ़ाने का ऐलान कर चुका है। और साथ साथ आपको यूरोप में जो जियो पॉलिटिकल टेंशन नज़र आ रही है, उसकी वजह से जो
जो सारी ग्लोबल जो फाइनेंशियल मार्केट है वो फिलहाल आपको प्रेशर में नजर आ रही हैं। तो ये सारी चीजें साइन कर रही हैं कि आपको कम अज कम शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश मार्केट आना जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। अच्छा, दूसरी जो बुरी न्यूज़ है वो नेपाल की तरफ से है। नेपाल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन बहरहाल उन्होंने फैसला किया कि जितने उनके मुल्क में ऐसी क्रिप्टो वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं जो कि नेपालियंस को हेल्प करती हैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, उनको उन्होंने इलीगल करार दिया। और कोई बंदा, वार्निंग दिया कि कोई बंदा भी अगर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करता हुआ पकड़ा गया तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है नेपाल? देखिए, नेपाल भी उन ममालिक में शामिल है जिनको आप डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज आप कह सकते हैं। इंडिया का उसके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है, फिर आजकल चाइना का भी बहुत इन्फ्लुएंस है। तो इन कंट्रीज, अच्छा, यहाँ की जो मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट आई कि इस वजह से हम बैन कर रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन से हमारे मुल्क में बड़ी इलीगल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। ये इंतहाई, मैं कहता हूं कि अनपढ़ और जाहलाना स्टेटमेंट है, माफ कीजिएगा ये लफ्ज यूज करते हुए। बिटकॉइन को यूज करते हुए कोई बंदा भी इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकता। बिटकॉइन एक पब्लिक लेजर है, अगर कोई बंदा करता है तो वो अपनी कम अकली, कम फहमी की वजह से करेगा। अगर वो करेगा तो कल कलाम वो लाजमी ट्रेस आउट होगा। बिटकॉइन की तो ऐसी ब्लॉकचेन है जिसपे आप ट्रेसेबिलिटी ज्यादा आसान है बनिस्बत दीगर मार्केट की जो प्राइवेसी कॉइन्स है। तो उनकी नजर में बिटकॉइन की वजह से जो है वो उनके मुल्क में जो है वो इलीगल एक्टिविटीज बढ़ी हैं। हकीकत यह है कि जैसे दीगर ममालिक में, मॉडर्न कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में क्रिप्टो अडॉप्शन इंक्रीज हो रही है, इसी तरह नेपालियंस का जो रुझान है क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो भी बढ़ रहा था, जिससे खतरा महसूस करते हुए नेपालियन गवर्नमेंट ने आर्जी तौर पर ये बैन लगाया। मेरा मानना यह है कि इनको आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के साथ चलने के लिए ये बैन हटाना पड़ेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले एंकर प्रोटोकॉल से मुतल्लिक मैं आपको बताता चलूँ। टेरा लूना की जो एक पूरा एक चेन है, ट्राइका जो है, जिसमें एंकर प्रोटोकॉल, जिसमें यूएसटी उनका स्टेबल कॉइन और साथ लूना, ये ट्राइका एक बैलेंस के साथ चलता है। तो ये तीनों जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बूम करते हैं। अभी एंकर प्रोटोकॉल के हवाले से लेटेस्ट अपडेट है, वो मैंने आपको आपके साथ शेयर करनी है। इस वक्त अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो तो ये जो एंकर प्रोटोकॉल क्या है, लोग वहां पे यूएसटी या दीगर टोकन्स स्टेक करते हैं और वहां पे उनको यूएसटी के ऊपर 19.5% एपीआर मिलता है। अब जो ये जो एंकर है, एंकर प्रोटोकॉल है, इसकी इनकम कितनी है? यानी जाहिर बात है, उसने अगर इन्वेस्टर वहां पे लेंड करता है तो उनको बेनिफिट तो उसी वक्त होगा ना, कोई बारो भी करेगा। अब बारो उनकी इनकम है और एक्सपेंडिचर उनके लैंडिंग है, यानी जो लेंडर है उनको उन्होंने 19.5 देना है, जबकि उनकी जो इनकम है यानी उनसे जो बारो करने हैं वो रेशो अगर आप देखें तो एंकर प्रोटोकॉल की जो इनकम है वो 2.1 मिलियन पर डे है, जबकि जो पर डे उन्होंने लेंडर्स को पे करने हैं वो 7.1 मिलियन है। यानी 5 मिलियन का गैप है बारोअर और लेंडर के दरमियान। और रोज अगर $5 मिलियन उनके रिजर्व से डिप्लीट हो रहा है, निकल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आइंदा 40 से 50 दिनों के अंदर अंदर इनका जो पीछे रिजर्व है वो सारा खत्म हो जाएगा और ये सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। यही वजह है, मैं आगे देख रहा था कि इस वक्त जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें जो सबसे बैड परफॉर्मिंग क्रिप्टो करेंसीज है उनमें से एएनसी भी है। ये देख लें, तकरीबन एएनसी की प्राइस कल $1.96 से अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन $1.82 पे ट्रेड हो रही है। और ये वो मार्केट में फंड है जो कल से क्रिएट हुई है। इस हवाले से ये मैं आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि पहले भी एंकर प्रोटोकॉल इसी तरह अपने इम्बैलेंसिंग की वजह से कई बार एंकर प्रोटोकॉल और लूना की प्राइस क्रैश की है। लेकिन फिर टेरा लूना ने, आपको पता है, वो उन्होंने अपने एक अलग से एक रिजर्व रखे हुए हैं, वहां से कोई, मेरा ख्याल है, कहा यह जा रहा है कि शायद आइंदा 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर 1 बिलियन से लेके $3 बिलियन वो फिर इसके अंदर इंजेक्ट करें। और आहिस्ता आहिस्ता ये बार बार इंजेक्ट करते जाते हैं, अपने रिजर्व को बढ़ाते हैं एंकर के प्रोटोकॉल को, ताकि इनका सिस्टम सारा चलता रहे। ये सिस्टम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि ये जो लेंडर को एपीआर देते हैं 19.5, उसको कम करके कम से कम 10% पे नहीं लेके आते। क्योंकि जितने एनालिस्ट हैं उनका मानना यह है कि जिस हिसाब से ये बारोअर से इंटरेस्ट लेते हैं, अगर ये उसी रेंज में लेंडर को भी बेनिफिट दें
तो जाके कहीं इनका सिस्टम जो है वो बैलेंस हो सकता है। बट लेट्स सी, अगर इस हवाले से कोई बुरी खबर आती है तो लूना की प्राइस अच्छी खासी क्रैश करेगी, क्योंकि जब कभी ये एंकर प्रोटोकॉल का इम्बैलेंस होता है सारा इनका जो सिस्टम है, तो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना यूएसटी यहाँ से निकालते हैं, जो इन्होंने लेंट किया होता है, यहाँ पे उधार दिया होता है, तो वो अपना यूएसटी दोबारा निकाल के मार्केट में सेल आउट करते हैं। जैसे ही मार्केट में सेल आउट करते हैं तो यूएसटी जैसे ही बर्न होता है तो लूना उधर से मिंट होता है, तो मिंट होता है तो लूना की प्राइस क्रैश होने का खर्चा होता है। तो ये आपने जहन में रखना है। कोई पता नहीं, डुकवान की ट्वीट आई थी कि होपफुली वो इंजेक्ट करेगा आइंदा चंद दिनों के अंदर, अगर तो इंजेक्ट करेगा तो फिर खतरे की कोई बात नहीं है। अच्छा जी, कल स्टेपिन की प्राइस ने फिर अपना ऑल टाइम हाई बनाया, तकरीबन $4.18 तक इसकी प्राइस ने पंप किया। वजह क्या थी वो मैं आपको बताता चलूं। वजह है कॉइन बेस ने कल इसकी लिस्टिंग का अनाउंसमेंट किया। जैसी अनाउंसमेंट की खबरें आई, सबसे पहले तो यहाँ पे इनसाइडर की रिपोर्ट आई तो इनसाइडर ने पैसा फेंकना शुरू किया, और फिर जैसे ही पब्लिकली अनाउंसमेंट हुई तो लोगों ने यहाँ पैसा फेंकना शुरू किया, और फिर मेरा ख्याल है यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो बेचारे यहाँ पे फंस गए हैं। और अब मार्केट जो है दोबारा होपफुली जितना ये पॉपुलर हो रहा है शायद आपको थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर जाती हुई नजर आए, लेकिन इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर इस वक्त पैसा फेंकना मेरी नज़र में सिवाय खतरे के और कुछ नहीं है। तो आपने बी वेरी केयरफुल, अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं इसको अच्छी तरह इसके हवाले से जितनी जितनी अपडेट्स आती हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इथीरियम के हवाले से। मैंने आपको कहा था, देखिए इथीरियम में किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। आपके पास इथीरियम पड़े हैं जो आपने लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए रखने हैं। एक तो सिंपल है कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कभी इथीरियम की प्राइस नीचे जाए, आप समझेंगे यार इससे नीचे नहीं जा सकती, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे कि इथीरियम की प्राइस जो है $1800 पे बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब कभी भी आप इथीरियम की प्राइस को $1800 पे जाते देखें, या मैं तो कहता हूँ $2500 $2400 पर भी आपको नजर आए तो आप ट्रेड ले सकते हैं छोटी मोटी। लेकिन अगर आपको $1800 नजर आए तो बड़ी कॉन्फिडेंटली आप इथीरियम दे के यानी कॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग लगा सकते हैं। यूएसडी फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं, कॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग लगा सकते हैं। इस हवाले से मेरे चैनल पे वीडियो भी मौजूद है, आप इल्मे आलिम फ्यूचर ट्रेड लिखें, आपको मिल जाएगी कि कैसे आप अपने कॉइन्स को यूज करते हुए मजीद कॉइन्स की ट्रेडिंग लगा के मजीद कॉइन अर्न कर सकते हैं। तो एक तो है फ्यूचर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, कॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग। दूसरा है आप इथीरियम को स्टेक कर सकते हैं, उसमें रिस्क है। जो आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें रिस्क है, उसमें प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। दूसरी ऑप्शन है कि आप स्टेक कर सकते हैं। अच्छा, स्टेकिंग भी दो किस्म की है, एक है लॉक स्टेकिंग, एक है अनलॉक स्टेकिंग। उन दोनों को मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं कि कैसे आप स्टेकिंग से बेनिफिट उठा सकते हैं। स्टेकिंग से आप तकरीबन 4% से लेके 15 से 20% तक भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एपीआर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी पर वीक की या पर मंथ की बात नहीं कर रहा। उसके अलावा आप मुख्तलिफ किस्म के यील्ड एग्रीगेटर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर इथीरियम है तो आप इथीरियम लेंड कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, कुछ एक मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। आप इथीरियम लेंड करें, लैंडिंग करेंगे तो उस पर भी आपको जो बारवर्स हैं वो आपको बेनिफिट देंगे। इसके अलावा और भी एक दो ऑप्शंस हैं, वो आगे जाके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेकिन स्टेकिंग के मामले में सबसे पहले कि आप अनलॉक्ड स्टेकिंग कहां कहां कर सकते हैं, जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है लीडो फाइनेंस। लीडो फाइनेंस पे आप अपने इथीरियम स्टेक कर सकते हैं, और अगर आप स्टेक करते हैं तो आपको 3.8% एपीआर मिलेगा। अगर आप 10 इथीरियम यहाँ पे स्टेक करते हैं तो आपको पर एनम 3.8% एक तो इथीरियम मिलेगा, साथ आपको ये लिक्विड स्टेकिंग है। लिक्विड स्टेकिंग और इनलिक्विड स्टेकिंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी जगह अपने टोकन स्टेक करते हैं तो उसके बाद वो टोकन आपके अकाउंट से निकल के वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो जाते हैं, जिनको आप कभी यूज नहीं कर सकते। उनको उस चीज को इनलिक्विड स्टेकिंग बोलते हैं। जबकि लिक्विड स्टेकिंग ये होती है कि जब आप टोकन जो है वो स्टेक करते हैं तो उसके बदले आपको पेज्ड कोई और टोकन दे दिया जाता है, ताकि वो जो आपने टोकन अपने स्टेक किए हुए हैं वो ऐसे ही हों जैसे कि आप उसको किसी भी वक्त यूज कर सकते हैं। आप उसको सेल कर सकते हैं, आप उन जो पेज टोकन है उनको दे के लैंडिंग कर सकते हैं, उनके बदले बारविंग कर सकते हैं, बारविंग करके कोई और टोकन ले सकते हैं। तो इस तरह के सारे ऑप्शन कर सकते हैं। तो लीडो फाइनेंस ये लिक्विड स्टेकिंग की ऑप्शन देता है, यानी अगर आप यहाँ पे इथीरियम स्टेक करेंगे तो आपको उसके बदले
ये अपना एक पैच टोकन देंगे जिसको मेरा ख्याल है ST इथीरियम बोलते हैं। अब उस ST इथीरियम, एक तो इधर से आपको इथीरियम स्टेकिंग की तो 3.8% बेनिफिट मिला, इसके बदले फॉर एग्जांपल आपने 10 इथीरियम किया ना, तो 10 ST इथीरियम यानी जितने आप इथीरियम स्टेक करेंगे बदले में उतने ही आपको ST इथीरियम इधर से पैच टोकन मिलेंगे, जिनको बाद में आप किसी जगह पूल में ऐड करके मजीद अर्निंग कर सकते हैं, किसी जगह लैंडिंग करके मजीद अर्निंग कर सकते हैं, किसी जगह वो ST ईथ कोलेटरल रख के वहां से बारो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10 ST ईथ है आपके पास, उन 10 ST ईथ को किसी बारोइंग प्लेटफॉर्म पे बारो करके कोलेटरल रख के वहां से 5 इथीरियम की वैल्यू का USDT उठा सकते हैं, आप USDC उठा सकते हैं या और कोई भी टोकन उठा सकते हैं जहां पे आप बारो करते हैं, वहां पे ऑप्शन क्या है। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी एक और इसी तरह का लिक्विड प्लेटफॉर्म है जिसको रॉकेट पूल बोलते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूं कि इथीरियम की स्टेकिंग एक तो बराह रास्त आप अगर खुद चाहें तो आप इथीरियम का एक नोड सेटअप करके आप खुद भी स्टेकिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप इन वेबसाइट पे जाके अपने इथीरियम आप जो है वो वहां पे उनके वॉलेट्स में फेंकें या उनके साथ आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएं, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कम से कम आपके पास 32 इथेरियम हो तो आप अपना नोड जो है वो सेटअप कर सकते हैं। और दूसरा आपको ये बताता चलूं, ये लीडो फाइनेंस, ये रॉकेट पूल या आगे जो मैं आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी जो आप स्टेकिंग की ऑप्शन है, ये आपने जेहन में रखना है कि ये जो लीडो या रॉकेट पूल या इस तरह के स्टेकिंग की जो वेबसाइट्स हैं वहां पे प्रोटोकॉल रिस्क हर वक्त रहता है। प्रोटोकॉल रिस्क का मतलब यह है कि खुदा ना खास्ता अगर वो वेबसाइट हैक हो जाती है, अगर वो हैक हो जाती है तो जाहिर बात है फंड्स तो आपके हैं, तो आप सबके फंड्स जो है वो लॉस हो सकते हैं। तो इस रिस्क के अलावा बाकी ये वेबसाइट एस्टेब्लिश है, बिलियंस ऑफ डॉलर के लोगों ने यहाँ पे सरमायाकारी की हुई है, इसी तरह वो स्टेकिंग करके जो प्रॉफिट कमा रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर के हिसाब से। अच्छा जी, रॉकेट पूल भी सेम इसी तरह ही है जैसे लीडो फाइनेंस है, लेकिन लीडो फाइनेंस पे से ज़्यादा ये एक तो यह है कि ये 4.03 APR दे रहे हैं, और दूसरा जैसे उधर ST आपको ईथ मिलता है, इसी तरह यहाँ पे R ईथ आपको मिलता है। सेम उसी तरह जैसे आप ST ईथ को लैंडिंग करके बारोइंग करके या पूल्स में ऐड करके बेनिफिट उठा सकते हैं, सेम रॉकेट पूल के स्टेकिंग पैच टोकन के साथ भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके बाद जब आपको ये लीडो फाइनेंस का और रॉकेट पूल फाइनेंस का जब आपको स्टेकिंग पैच टोकन मिल जाता है, तो उसके बाद उन दोनों टोकन्स को लेके यानी R ईथ को ST ईथ को लेके आप बीफी फाइनेंस पे जाके पूल में ऐड करें, तो उधर से आपको बीफी फाइनेंस के टोकन अलग से आप अर्निंग करेंगे। ये मेरा ख्याल है 10 to 15% है, तो ये आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है। इस तरह अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन चले आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ आते हैं। जरूरी नहीं आप लीडो पे जाएं, आप रॉकेट पूल पे जाएं, आप बाइनांस के अंदर अगर आपके पास इथेरियम पड़े हुए हैं तो वहां पर भी आप अपने ईथ जो है वो स्टेक कर सकते हैं। लेकिन अगर बाइनांस पे आप करते हैं तो वो इथीरियम आपके लॉक हो जाएंगे उस वक्त तक जब तक कि इथीरियम 2.0 बाकायदा लॉन्च नहीं हो जाता, उनका मेन नेट लॉन्च नहीं हो जाता। उसको 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन इसके बदले बाइनांस आपको जितने आप ईथ स्टेक करेंगे उसके बदले आपको बी ईथ देगा, यानी बाइनांस के अपने थे इथीरियम टोकन देगा, जिसको बाद में आप चाहें तो बाइनांस के ऊपर ही जाके बाद में ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 इथेरियम यहाँ पे स्टेक किए, उसके बदले आपको बी ईथ मिल गया, अब आपको 5 इथेरियम की जरूरत पड़ गई है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे स्पॉट ट्रेडिंग में जाएंगे, वहां पे जाके अपने 5 बी ईथ को वहां पे एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन उसकी प्राइस मेरा ख्याल है कम है, 0.97 है, आपको ऑलमोस्ट 3% उधर शायद कमीशन जो है वो देनी पड़ जाए। तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन लॉक स्टेकिंग है, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह OKX में भी है, OKX में भी ETH 2.0 आप स्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 4.54% मिलेगा। सेम वही उसी तरह का प्रोसीजर है, यहाँ पर भी अगर आप करते हैं तो आपको बी ईथ पैच टोकन मिलेगा जिसको आप बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने एक तो ये स्टेकिंग तक आपने बेनिफिट निकाला। अगला चीज है कि अगर आपके पास इथीरियम है, आपने स्टेकिंग नहीं करनी है, तो आप लैंडिंग कर सकते हैं। लैंडिंग करने के लिए या बारविंग भी कर सकते हैं। आप आवे ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप अपना इथीरियम आवे के ऐप को लॉन्च करें और यहाँ पे आप अपना जो ऐप है आपका जो इथीरियम है सारा यहाँ पे लैंड करें। यहाँ पे रिवार्ड लेस देन 1% है, यानी अगर आप स्टेकिंग करते हैं तो आपको कम से कम 4% APR मिलता है।
अगर आप लैंडिंग की तरफ जाते हैं, जो पॉपुलर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वो आपको लेस देन 1%, यानी परसेंटेज कम है, लेकिन ये उससे सिक्योर है। उससे इस वजह से सिक्योर है कि अगर आप स्टेकिंग करते हैं तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें जिस जगह आपने स्टेक की है, अगर उसके वैलिडेटर कोई गड़बड़ करता है तो जितनी उसकी स्लैशिंग होगी, उसका नुकसान होगा। तो स्टेक तो आपने भी किया हुआ है तो आपको भी उसमें कट लगेगा। तो वहां पे रिस्क ज्यादा है बनिस्बत यहाँ लैंडिंग में। यहाँ पे अगर रिस्क कम है तो यहाँ पे रिवॉर्ड कम है। इसी तरह लैंडिंग के साथ साथ कंपाउंड प्लेटफॉर्म भी है, यहाँ पर भी आप लैंडिंग कर सकते हैं। अगर आपने लैंडिंग नहीं करनी है तो आप यहाँ पे बारो कर सकते हैं, अपना इथीरियम एज अ कोलैटरल रख के उसके बदले कोई और टोकन ले, उस टोकन की किसी जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें आपके पास 10 इथीरियम है, उस 10 इथीरियम को आप यहाँ पे कोलैटरल रख के 5 इथीरियम की वर्थ का यूएसटी ले लें। यूएसटी जो टेरा का स्टेबल कोइन है, वो अगर आप ले लेते हैं, उसको लेने के बाद आप एंकर प्रोटोकॉल में जाएं, वो यूएसटी वहां पे स्टे कर दें, तो वहां पे आपको जो आपने पीछे बारो किया है, उस बारो की जो आपने एपीआर पे करना है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 1-2% है। जबकि उसके बदले जो आपने यूएसटी लिया है, यूएसटी पे जो आपको पर एनम एपीआर मिला है वो 19.5। तो ह्यूज ह्यूज आप को यहाँ पे बेनिफिट है। लेकिन ये प्रोटोकॉल से पैसों को मूव करना ये रिस्क से खाली नहीं है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अगर आपने करना है तो ये जेहन में रखें। अच्छा जी, ये यील्ड एग्रीगेटर यॉन फाइनेंस है, यहाँ पे आप अपना इथीरियम स्टे करते हैं तो यहाँ पर भी आपको मेरा ख्याल है 1-2% ही मिलता है। लेकिन वो क्या करते हैं, आपसे इथीरियम लेके मार्केट में मुख्तलिफ ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ वो समझते हैं, उनके स्ट्रेटजी समझते हैं कि यहाँ पे अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो वो जो प्रॉफिट निकालते हैं उसका 1-2% वो आपके साथ भी शेयर करते हैं। और यहाँ मैं ये आपको ये बताना भूल गया कि अगर आप लीडो फाइनेंस पे करते हैं तो जब आप लीडो फाइनेंस पे जितनी आप अर्निंग करेंगे यानी 3.8%, और 3.8% का फॉर एग्जांपल अगर आप $100 अर्न करते हैं तो $100 में से $10 जो है ये लीडो फाइनेंस जो है वो चार्ज कर लेता है। ये जेन में आपने रख के तो फिर करना है।